हेलो। मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 का जो 14वां अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 13 अध्याय हो चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 14वां अध्याय है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा के द्वारा क्या रासायनिक प्रभाव होते हैं। आपके जो अभिभावक हैं उन्होंने कभी कभी ना कभी आपको ये कहा होगा कि कभी भी हमें जो विद्युत उपकरण होते हैं उन्हें हमें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए ये आप आगे जानेंगे कि जो जल होते हैं क्या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन सभी का जवाब आप आगे जानेंगे। हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं, सुचालक या अच्छे चालक कहलाते हैं। और इसी के विपरीत हम क्या कहेंगे कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत के कुचालक या हीन चालक। तो सुचालक और कुचालक आप समझ गए होंगे किसको कहते हैं। कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक टेस्टर का उपयोग किया था जिसको क्या बोलते हैं, संपरीक्षित। संपरीक्षित जिसको टेस्टर बोलते हैं। तो इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और किसमें से नहीं होगी। हमने देखा था कि धातुएं जैसा एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जो रबड़ हैं, प्लास्टिक हैं, वे विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं ये टेस्टर बनाया हुआ है। इसका उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और किसमें नहीं होगी। जैसे ये सेल है, सेल का जो प्लस टर्मिनल होता है जिसको धन टर्मिनल बोलते हैं, उससे एक तार का एक सिरा और दूसरे सिरे को टेस्टर के एक सिरे से जोड़ देते हैं। फिर एक और तार लेते हैं, उसके एक सिरे को सेल के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं माइनस वाले, और फिर दूसरे तार के दूसरे सिरे को एक विद्युत बल्ब होता है जो टॉर्च में लगा होता है उसमें से जोड़ देते हैं। फिर एक तीसरा तार लेते हैं, उसके एक सिरे को इस विद्युत बल्ब से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को टेस्टर से जोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि ये पूरी तरह एक परिपथ हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो जैसे ही परिपथ जो है वो कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, हमारा जो विद्युत बल्ब है वो जलने लगता है। तो इसका मतलब टेस्टर का जो धातु वाला भाग है, आप देख रहे हैं मेटल जो है वहाँ से जोड़ा गया है, जो क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, मतलब विद्युत परिपथ को पूरा कर देता है। यही तारों का एक सिरा अगर आप टेस्टर के उस पार्ट पर लगाएंगे जो प्लास्टिक का पार्ट होता है, उस पर जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो बल्ब जल रहा है वो बल्ब नहीं जलेगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर तार के सिरों को इससे जोड़ा गया है उसके प्लास्टिक वाले भाग पर, टेस्टर के प्लास्टिक वाले भाग पर, तब बल्ब क्या होता है, दीप्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस भाग में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, परिपथ नहीं पूरा होता है। तो टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे। हमने द्रव में कभी नहीं चेक किया कि क्या द्रव विद्युत धारा को प्रवाहित करने देते हैं या नहीं। तो क्या द्रव विद्युत चालन कर, इसमें हम देखेंगे इस पॉइंट में। यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी टेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, तथापि हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे।
टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। मतलब हम ये भी जानेंगे कि क्या टेस्टर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टेस्टर का भी हम चेक करेंगे कि टेस्टर कार्य करेगा या नहीं करेगा। संरक्षित मतलब टेस्टर के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है। बल्ब दीप्त हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो टेस्टर हमारा सही है। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हो? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं और बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि संप्रेक्षित मतलब टेस्टर कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब टेस्टर भलीभांति कार्य करने लगे तब इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने में हम कर सकते हैं। तो इन सब का प्रयोग करते समय आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो टेस्टर की जांच करते समय इनके जो तार स्वतंत्र सिरे होते हैं तार के, उसको केवल कुछ क्षणों तक ही स्पर्श कराना है। आप अधिक समय तक स्पर्श नहीं कराएंगे। इससे क्या होगा, बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो सकते हैं। तो केवल हमें चेक करना है कि जो टेस्टर है वो सही है या नहीं है, और हमें ये चेक करना है कि जो विलयन है उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं। कुछ क्षण तक ही हम उन तारों को स्पर्श कराएंगे। इसमें क्या है, इस क्रियाकलाप में बेकार फेंकी हुई जो बोतल, प्लास्टिक या रबड़ की कुछ ढक्कन होती है उसको एकत्र करिए, साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उसमें डालिए। अपने टेस्टर को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबो दीजिए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। तो जो स्वतंत्र तारों के सिरे होते हैं वो एक दूसरे से संपर्क नहीं होने चाहिए, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, उससे अधिक ना हो। तो इससे क्या टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? तो अभी देखते हैं। जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या दीप्त होता है या नहीं होता है। सिरों जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ क्या होता है, पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब क्या होती है, दीप्त हो जाती है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है। जब द्रव में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो क्या होता है, टेस्टर का परिपथ भी पूरा नहीं होता और बल्ब भी दीप्त नहीं होती है। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो द्रव होते हैं उनके बीच जो धारा प्रवाहित होती है वो दुर्बल होती है। दुर्बल विद्युत धारा होने की वजह से ऊष्मा उतनी नहीं पर्याप्त मात्रा में निकलती है, जिससे बल्ब का जो तंतु होता है वो नहीं जल पाता, क्योंकि बल्ब के तंतु को जलने के लिए हमें पर्याप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर विद्युत धारा दुर्बल होगा तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा की जो मात्रा होगी वो पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए विद्युत धारा प्रबल होना चाहिए। अगर विद्युत धारा प्रबल होगा तो ऊष्मा भी पर्याप्त मात्रा में निकलेगी, जिससे क्या होगा, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ऊष्मा प्राप्त करके वो दीप्त हो जाता है, जलने लगता है। हालांकि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है, लेकिन विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है वो कम होने की वजह से बल्ब दीप्त नहीं हो पाता है। यही कारण है। क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव के कारण। अभी हमने बताया विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है।
तो बल्ब के तंतु को जलाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगी तो वो तंतु नहीं दीप्त होगा। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो पर्याप्त तंतु जो है पर्याप्त गर्म ना हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। तो आप जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन ना कर पाता हो। जिस प्रकार जिस प्रकार धातु में विद्युत धारा आसानी से चालन करता है, तो हो सकता है वो आसानी से द्रव में जो है विद्युत चालन ना कर पाता हो, जिसके कारण टेस्टर का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इससे प्रवाहित धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। तो यही कारण हो सकता है। क्या हमें कोई ऐसे अन्य टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके। एक अन्य टेस्टर बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसके लिए जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें कुछ विस्थापन होता है चुंबकीय सुई में। अगर आप तार के आसपास जो है चुंबकीय सुई रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तार में, तो तार के आसपास क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उस प्रभाव में चुंबकीय सुई क्या होती है, थोड़ी विस्थापित होती है। तो उससे क्या पता चलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। तो अगर विद्युत धारा अगर दुर्बल होगा, थोड़ा कम प्रबल होगा, तो हो सकता है चुंबकीय सुई में थोड़ा बहुत विक्षेप देखा जा सकता है। तो इस दुर्बलता की हम जांच इस प्रकार कर सकते हैं। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई टेस्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें देखिए कि इस टेस्टर में विद्युत बल्ब पर एलईडी का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी क्या करता है, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी इस प्रकार का बल्ब होता है कि अगर विद्युत धारा दुर्बल भी होगा तब भी ये थोड़ी मात्रा में जरूर जलता है। तो इससे पता चल जाएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। आप एलईडी बल्ब देखे होंगे, इस टाइप के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। तो ये इसका एक भाग जो होता है थोड़ा लंबा होता है और एक भाग जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है। जो लंबा होता है वो धन टर्मिनल होता है और जो छोटा होता है वो रेड टर्मिनल होता है। जब इसके दोनों तारों को आप जोड़ेंगे तो ध्यान रखना होता है कि प्लस वाला प्लस से ही जोड़ेंगे और माइनस वाले को माइनस से ही जोड़ेंगे। तो एलईडी के साथ दो तार जो, इन तारों को क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन तारों को, लीड्स। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये ध्यान देना है। तो ये जो एलईडी बल्ब होते हैं छोटे छोटे आते हैं, तो जो लंबा वाला लीड होता है उसको प्लस मतलब धन टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, और जो छोटा तार होता है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, इसमें ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये एलईडी बल्ब होते हैं ये। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार टेस्टर हम खुद बना सकते हैं। माचिस की खाली डिबिया की जो ट्रे होती है उसको निकाल लीजिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। अब क्या करना है, उस ट्रे पर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तार को लपेटा गया है। जो माचिस की ट्रे होती है उस पर तार लपेट दीजिए। ट्रे के भीतर एक चुंबकीय सुई रख दीजिए। यहाँ पर चुंबकीय सुई रखा गया है, आप चुंबकीय सुई रख दीजिए।
अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। एक स्वतंत्र सिरा है, इसके बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरे टर्मिनल को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। फिर तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। अब एक और तार का टुकड़ा लीजिए, दूसरा तार का टुकड़ा, उसको लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दीजिए। आपने एक सिरा इसका जो है प्लस से जोड़ा है और दूसरा सिरा स्वतंत्र छोड़ दिया है यहाँ पर। अब एक और तार लीजिए, उस तार का एक सिरा आप माइनस टर्मिनल से जोड़ दीजिए और दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। इस तरह आप देख रहे हैं। अब ये दो स्वतंत्र सिरे मिल गए हैं। अगर ये किसी धातु से आप इसको जोड़ देते हैं एक एक सिरे को, तब ये परिपथ पूरा हो जाएगा और इन तारों में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। और विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या होगा, उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा और उस प्रभाव से ये जो चुंबकीय सुई होगी उसमें थोड़ा सा विक्षेप देखने को मिल सकता है। तो जो अपने हाथों से सिरों को, तो दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। जैसे उन तारों को स्पर्श कराते हैं एक दूसरे से, चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। तो आप देखेंगे चुंबकीय सुई में थोड़ा सा विक्षेप आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप तारों को टच कराते हैं। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला टेस्टर तैयार है। अब इस टेस्टर का उपयोग करके आप क्रियाकलाप 14.2 को दोहरा सकते हैं। तो क्या टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। तो आप ऐसा अगर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। टेस्टर के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी से डुबोइए, पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोटी की पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ भी दोहरा सकते हैं आप। तो अलग अलग द्रवों में आप ये क्रियाकलाप करके पता लगा सकते हैं कि किस द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और किस में नहीं हो रही है। तो प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। आप नोट कर लीजिए कि किस में दर्शा रही है और किस में नहीं है। तो जैसे नींबू के रस में आप विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे किसके माध्यम से, ये जो आपने टेस्टर तैयार किया है उसके माध्यम से, तो आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई में थोड़ा सा विक्षेप देखने को मिलता है। नींबू के रस में जब भी आप स्वतंत्र सिरों को डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। हाँ, होता है। तो नींबू का रस जो है वो अच्छा चालक है। इसी प्रकार सिरका भी होगा। तो जितने भी लवण होंगे या उसमें कुछ हाइड्रोक्लोरिक, कहने का मतलब जो अम्ल होंगे, अम्ल की कुछ मात्रा होगी, तो लवण में ये सब आते हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें होंगे। तो जैसे टोटी का पानी है तो ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ लवण होंगे। वनस्पति तेल में भी होंगे, दूध में भी होंगे, शहद में भी होंगे। तो इन सब में चुंबकीय सुई, आपको सुई में विक्षेप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप शुद्ध जल लेंगे जिसमें कोई लवण ना हो, बिल्कुल शुद्ध जल हो, जिसको अशुद्ध जल बोलते हैं, अगर उसमें आप जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, उसमें कोई लवण नहीं होता है। तो ऐसा आप जब करेंगे तो उसमें चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। यहाँ पर एक लिख लीजिए, अशुद्ध जल। तो इसमें जो होगा नहीं होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं होगा। ये कुचालक है, हमारा क्या है, कुचालक। और ये सभी विक्षेप होते हैं इसमें। तो कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होंगे और कुछ हीन चालक होंगे। कुछ हो सकता है बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हों। जब टेस्टर के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहली को ज्ञात है कि वायु क्या होता है, हीन चालक है, कुचालक कह सकते हैं। परंतु उसमें उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। नहीं, हर अवस्था में वायु विद्युत होती है। इसी प्रेरित होकर बूझो, इसी से प्रेरित
होकर बूझो यह भी जानना चाहती है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। तो कुछ पदार्थ हो सकते हैं कि कुछ परिस्थिति में विद्युत प्रवाहित ना करते हों अपने में से, और कुछ परिस्थितियों में करते हों। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों के चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों, सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। तो ये नहीं हम कह सकते हैं कुचालक, पूरी तरह से कुचालक। कुछ ऐसे भी होते हैं कि थोड़े से चालक होते हैं, उनको हीन चालक बोल सकते हैं। तो द्रवों को इसीलिए पूरी तरह से कुचालक नहीं माना जाता है, लेकिन आसुत जल होता है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया। आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। अब आसुत जल को अपने विद्यालय के प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं, या दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से आसुत जल ले सकते हैं। संपरीक्षित या टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। तो ये जो है चालन नहीं करता है, विद्युत धारा का चालन नहीं करता है आसुत जल। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं आसुत जल में, फिर परीक्षण करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक है। तो आप परीक्षण कर सकते हैं टेस्टर से। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। उनमें अनेक लवण होते हैं। क्या होते हैं? अनेक लवण उसमें घुले होते हैं। तो खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए यह जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होते हैं। तो आप कहीं से भी जल लेंगे, नल की टोटी से, तालाब से, तो यहाँ से जो जल आपको प्राप्त होगा उसमें कुछ ना कुछ प्राकृतिक रूप से जो है खनिज लवण उसमें मिले होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसलिए यह जल क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन अगर इसके स्थान पर आप आशुद्ध जल लेंगे जो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, उसमें किसी प्रकार का खनिज लवण नहीं होता है, तो वो विद्युत के हीन चालक होते हैं। इसके विपरीत आशुद्ध जल लवण से मुक्त होने के कारण क्या होते हैं? हीन चालक होते हैं। इनसे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो कुछ जो प्राकृतिक रूप से जल में खनिज लवण होते हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैद्युत संयंत्रों या उपकरणों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है? आपको करंट लग सकती है, क्योंकि जो जल होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें खनिज लवण मिले होते हैं और उनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इसलिए हमें कभी भी विद्युत उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए। हमने देखा कि जब साधारण लवक को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से ऐसे अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं? तो जितने भी लवण होंगे वो सभी क्या करेंगे? अच्छा चालक बना देंगे। तो ये सब क्रियाकलाप आप वयस्क व्यक्ति के देखरेख में या शिक्षक के देखरेख में कर सकते हैं। इसके बाद जो भी है, बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ की 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के ढक्कन चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंद किसकी डालेंगे? नींबू के रस की या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे। अब दूसरे ढक्कन के आसुत जल में क्या मिलाएंगे? कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे कुछ क्षारक की बूंदें मिलाइए।
और तीसरे ढक्कन के आसू जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। पहले में क्या, नींबू या कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु, और दूसरे में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड, तीसरे में चीनी डालकर घोल लीजिए। अब इन विलेनों में से कौन सा विलेन विद्युत का चालन करता है, कौन सा नहीं, इसका परीक्षण कीजिए और आप बताइए कि कौन सा विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं करता है। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। तो जो अम्ल होंगे, जो क्षार होंगे, जो लवण होंगे, वो सभी क्या होंगे, विद्युत चालन करेंगे। तो ये सभी विलयन क्या होंगे, विद्युत विद्युत के सुचालक माने जाएंगे। जो अम्ल होंगे, क्षारक होंगे, लवण होंगे, तो ये सभी विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? बिल्कुल प्रभाव उत्पन्न करती है। अब आते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर। क्या रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है जब किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो उस विलयन में क्या रासायनिक प्रभाव होता है, ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? तो आपने पढ़ा था, उसको फिर से एक बार आप पढ़ लीजिएगा दोबारा, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इस क्रियाकलाप में क्या करेंगे, दो बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकाल लीजिए। आपने सेल देखा होगा, जो टॉर्च में सेल लगे होते हैं, उसके बीच में कार्बन की छड़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड होती हैं, लगी होती हैं, वो ऐसे दिखती हैं। उसको आप अच्छे से निकाल लीजिए। कितने, दो, दो चाहिए हमको, कार्बन की छड़ दो सेलों से निकाल लीजिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे की तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन दो छड़ों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो कार्बन की छड़ें हैं सेल से हमने निकाल, तो कार्बन की छड़ों, आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये इलेक्ट्रोड है, कार्बन की छड़ है, इसमें तांबे की तार लपेटी गई है। इसके एक सिरे को बैटरी के प्लस टर्मिनल से और दूसरे इलेक्ट्रोड की एक सिरे को माइनस टर्मिनल से जोड़ा गया है, और ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से हैं। अब इनको क्या किया गया है, जल में डुबोया जाता है, और इस तरह डुबोया जाता है इसकी जो धातु की टोपी है वो जल में ना जाए। ये धातु की टोपी जो है ऊपर, जल से ऊपर रहनी चाहिए, जल में डूबी नहीं रहनी चाहिए। केवल कार्बन की जो छड़ है वही डूबा रहना चाहिए, केवल यही डूबा रहना चाहिए, केवल यही डूबा रहना चाहिए। धातु की टोपी जल से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कार्बन की लोहे की कील ले सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, अभी जिस तरह हमने बताया था क्रियाकलाप में, किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भर लीजिए। अब जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें छोटा सा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस को की कुछ बूंदे इसमें डाल दीजिए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। जैसा भी फिगर में मैंने दिखाया था, ये जो जल है इसमें जो है नींबू की कुछ बूंदे हैं या नमक है, इसमें मिलाया गया है, इसमें मिलाया गया है। अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोडों को डुबो देते हैं। ध्यान रखना है कि इसकी टोपी जो है इसमें नहीं डूबनी चाहिए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को आप क्या करेंगे, डुबोएंगे। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल के बाहर रहें। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं?
बिल्कुल। तो इस विलयन में आप परिवर्तन देखेंगे, उसमें कुछ गैस के बुलबुले निकलते हुए आपको प्रतीत होंगे। तो कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि गैस की बुलबुले होंगे। यहाँ पर ये जो प्लस वाला टर्मिनल है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी यहाँ से, और यहाँ इसके आसपास हाइड्रोजन गैस। ये जो माइनस टर्मिनल वाली कार्बन छड़ है, इसके आसपास हाइड्रोजन गैस निकलती हुई प्रतीत होगी, और जो प्लस टर्मिनल वाली जो कार्बन छड़ है, उसके पास ऑक्सीजन गैस निकलती हुई आपको प्रतीत होगी। क्या होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो जल होती है वो दो भागों में टूट जाती है, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन। यही जो है यहाँ पर गैस के बुलबुलों के रूप में आपको दिखाई देता है, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये नोट कर लीजिए। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनक विलियम निकलसन, किसने? विलियम निकलसन 1753 से 1815 ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। किसके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे ऋण इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो अभी हमने ऊपर ही बता दिया था। तो ये किसने दर्शाया था? एक रासायनिक थे विलियम निकलसन, ये नाम आपको याद रखना है। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। यदि जो इलेक्ट्रोड हैं वो धातु के होंगे तो आपको धातु के निक्षेप भी देखने को मिल सकते हैं। विलयनों के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन और इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करते हैं। तो जो विलयन होगा, जो इलेक्ट्रोड होगा, उसी पर निर्भर करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। तो आपने देखा कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या देखने को मिल सकता है द्रव में। तो ये द्रव की प्रकृति, द्रव या विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर कर सकता है। बूजो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। उसने एक आलू को दो बराबर भागों में काटा तथा टेस्टर के ताबे के तारों को इसमें निर्दिष्ट कर दिया। उसकी मां ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्दिष्ट किए गए टेस्टर के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बन गया था, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई धब्बा नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो स्वतंत्र तारों को उसने आलू में प्रविष्ट करा दिया, तो वो कुछ टाइम तक वो ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसने क्या देखा कि जो प्लस वाला भाग है वहाँ पर कुछ नीले हरे धब्बे दिखाई दिए और दूसरे भाग पर कोई ऐसा धब्बा नहीं दिखाई दिया। उसे इस प्रेक्षण से बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल को पहचानने के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बोजो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज को रहे होते हैं और कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें भी इसी प्रकार हुई हैं। हम खोजना कुछ और चाहते हैं और खोज किसी और चीज की हो जाती है। ऐसा देखने को मिला है। अब अगला पॉइंट है हमारा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मरण कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल जो होती है उसकी हैंडल जो होती है, पट्टियाँ के रिम जो होते हैं वो चमकदार कैसे होते हैं। यदि दुर्घटनावश इसमें खरोच पड़ जाए तो चमकदार परत क्या होती है, उतर जाती है और उसके नीचे की सतह दिखने लगती है जो चमकदार नहीं होती है। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखे होंगे जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं। काफी लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत क्या होती है, उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य कोई धातु अगर हो तो वो दिखाई देने लगती है। तो ये विद्युत लेपन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, आगे हम जानेंगे। इन दोनों परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ी होती है। तो ये रासायनिक क्रिया के द्वारा ऐसा किया जाता है कि किसी धातु पर दूसरे धातु की परत को चढ़ाया जाता है विद्युत धारा के प्रभाव से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। क्या आपने जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है। तो इसमें हम यही जानेंगे कि कैसे की जाती है। अब इस क्रियाकलाप में क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फेट CuSO4 तथा लगभग 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की दो प्लेट, क्या चाहिए, तांबे की दो प्लेट चाहिए और कॉपर सल्फेट की विलयन। किसी अच्छे तथा सूखे बीकर में 250 ml क्या लेना है, आसुत जल लेना है। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। तो अभी विलेन नहीं बना था, तो आसुत जल लीजिए और कॉपर सल्फेट लीजिए, उन दोनों को मिक्स करके कॉपर सल्फेट का विलेन बनाइए। और क्या, दो चीज लेना है आपको, तांबे की दो प्लेट लेना है। कौन सी साइज, 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर तांबे की प्लेट लेनी है। अधिक चालक तो अधिक चालक बनाने के लिए जो कॉपर सल्फेट विलेन है उसमें हम क्या मिलाएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे ताकि विलेन की जो चालकता है वो बढ़ जाए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ करिए, इन्हें पानी से धोकर सुखाइए। अब क्या करेंगे, तांबों की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दीजिए। क्या करना है, कॉपर सल्फेट के एक सिरे को, ये जो कॉपर सल्फेट है इसके एक सिरे को प्लस टर्मिनल से और दूसरे कॉपर सल्फेट के सिरे को माइनस टर्मिनल से आप जोड़ देंगे और फिर इन ताबों को किस में डुबोना है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। अब परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, क्या उनमें से किसी एक क्षण में कुछ अंतर पाते हैं। क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं, इस परत का रंग कैसा है। बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित हैं। विद्युत लोपन की क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस बार को वह क्या प्रेक्षण करेगी। तो ऐसा हम बदल कर भी कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर में और सल्फेट में वियोजित हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्या क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, किसमें, कॉपर में और सल्फेट में। स्वतंत्र कॉपर या स्वतंत्र जो तांबा होता है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होती है। क्यों, क्योंकि कॉपर पर क्या होता है, प्लस या धन आवेश होता है। आपको पता होगा जितने भी धातुएं होती हैं उस पर धनावेश होता है, तो ये ऋण की तरफ क्या होंगी, आकर्षित होंगी। तो जो ऋण टर्मिनल होगा उसी इलेक्ट्रोड की ओर ये आकर्षित होती हैं और उससे चिपक जाती हैं।
तो ऐसे ही प्रक्रिया होती रहती है और उस पर ये निक्षेपित हो जाता है। रेड टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और उस पर निक्षेपित होता रहता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? वो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा होता है। दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है, दूसरा प्लेट भी तांबे की से बना है, तो समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। तो कहने का मतलब जो विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन वियोजित होता है वो कॉपर में और सल्फेट में निकल जाता है। जो कॉपर होता है वो रेड टर्मिनल का जो प्लेट है उस पर संयोजित हो जाता है, उस पर निक्षेपित हो जाता है। तो जितना कॉपर जो है विलयन से निकलता है उतना ही कॉपर दूसरे तांबे के प्लेट से निकलकर विलयन में घुल जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। तो इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ था वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है। तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रोड से कॉपर निकलता है और दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होकर वहां पर निक्षेपित हो जाता है, का लेपन हो जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस है हमारा, ये माइनस है। तो ये जो विलियन में है कॉपर प्लस, तो यहाँ पर निक्षेपित हो जाता है क्योंकि ये रेड टर्मिनल है, तो यहीं पर आकर्षित होगा कॉपर प्लस, तो इस पर जो है लेप होता चला जाएगा। और ये जो कॉपर की प्लेट है इससे भी कॉपर जो है निकलेगा इससे भी, और ये विलयन में मिलेगा और यहाँ से फिर इस पर लेप होता चलेगा। एक का क्षरण होता जाएगा, एक तांबे की प्लेट क्या होगी, ख़त्म होती जाएगी और दूसरी पर परत चढ़ती हुई जाएगी। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक प्लेट जो है धीरे धीरे उसकी मोटाई कम होती जाती है और दूसरे की मोटाई बढ़ती जाती है। बूझो एक प्लेट, बूझो को क्या हुआ कि तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, क्योंकि दूसरा प्लेट क्या हुआ, तांबे के रूप में उसका क्षरण क्षरण होता गया और वो जो विलयन में कॉपर धनावेशित जो कॉपर है वो निकलकर दूसरे प्लेट पर निक्षेपित हो जा रही थी। तो इस प्रकार एक प्लेट की मोटाई बढ़ती जा रही थी और एक प्लेट की मोटाई घटती जा रही थी। तो इस तरह उसे केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने क्रियाकलाप को तांबे की प्लेट के स्थान पर क्या ले लिया, कार्बन की छड़ को एक बैटरी के रेड टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई। तो उसने क्या किया, एक प्लेट को कार्बन की छड़ ले लिया, तो उससे क्या होगा कि कार्बन की प्लेट पर तांबे की परत चढ़ जाएगी। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन। तो हमने इसके पहले ही बताया कि विद्युत धारा के प्रभाव से किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का ये एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। अब विद्युत लेपन जो है अत्यंत उपयोगी प्रक्रम होता है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरे धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपित किया जाता है। कि जिस पर जो है धातु को निक्षेपित किया जाता है उसके गुण और निक्षेपित किए गए धातु के गुण जो है
अलग अलग होने चाहिए। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की जो टोटी होती है, गैस बर्नर होते हैं, साइकिल की हैंडल होती है, पहियों के रिम होते हैं आदि पर किसकी लेपन होती है? क्रोमियम का लेपन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादातर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है और ये बहुत कम संक्षारित होता है, मतलब जंग नहीं लगता क्रोमियम पर, इसलिए क्रोमियम की परत ज़्यादातर चढ़ाई जाती है। तो क्रोमियम चमकदार भी दिखाई देता है, इसमें खरोचों का प्रतिरोध करता है। अगर इस पर आप खरोच करेंगे तो वो इस पर खरोच नहीं लगेगी, खरोच का प्रतिरोध करता है। तो इतने गुण होने की वजह से क्रोमियम का लेपन किया जाता है इस पर। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा इस किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होगा। तो कोई वस्तु अगर पूरी तरह क्रोमियम से बनाना होगा तो संभव नहीं होगा आर्थिक दृष्टि से, ये बहुत महंगा होता है। इसीलिए वस्तुओं को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है, जिससे क्या होगा कि उस पर खरोच ना आए और देखने में चमकदार लगे। तो केवल ये विद्युत लेपन के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्रोमियम का। इसका नाम आप याद रखिए। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी अथवा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। तो बहुत सारे जो रेडीमेड आभूषण होते हैं उस पर सोने की है और देखने में वो शुद्ध लगता है और देखने में चमकदार लगती है। आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो लोहे के डिब्बे में किसका लेपन होता है? टिन का लेपन। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो लोहे के ऊपर ज़्यादातर टिन का लेपन, विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसी वजह से इसका लेपन किया जाता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। तो इसीलिए लोहे पर किसका लेपन किया जाता है? टिन का। पुलों और स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे के में संचारित होने मतलब जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसी वजह से इसे संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसका? जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। क्योंकि जिंक क्या होता है? संक्षारण नहीं होता, अर्थात इसमें जंग नहीं लगता है, इसी वजह से लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। अगर आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन। जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके जो विलयन होते हैं, जब आप विद्युत लेपन की प्रक्रिया को करते हैं तो हमें विलयनों की आवश्यकता होती है। तो इस विलयन की निपटारा किया जाना एक मुख्य समस्या है, क्योंकि ये विलयन फिर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। एक बार आप इस विलयन का विद्युत लेपन में उपयोग करते हैं तो ये अपशिष्ट हो जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं रहता, इसको फेंकना पड़ता है। तो इसका निपटारा करना एक समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है। ये जो विलयन आपको मिलता है विद्युत लेपन के बाद, वो प्रदूषणकारी अपशिष्ट होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं चाहिए। जो कारखानों में विशिष्ट दिशा दिए होते हैं इन प्रदूषकों के निपटारे का, उसी प्रकार हमें इसका निपटारा करना चाहिए। तो ये पाठ के कुछ सारांश हैं, देख लेते हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक और कुछ हीन चालक हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव। आपने देख लिया, जो विद्युत लेपन होता है इसी रासायनिक प्रभाव से संभव है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या होती है? विद्युत। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए।
यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, देख लेते हैं। एलईडीज, लाइट एमिटेड डायोड्स, प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों में मिलता है, जैसे लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद आदि में उपलब्ध है। अतः अनेक अनुप्रयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडीज का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत एलईडीज का एक गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी का एक प्रकाश स्रोत बनता है। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, तो इसीलिए एलईडी का उपयोग ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब तथा प्रतिदीप्त नलिकाओं ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। इसीलिए धीरे धीरे पसंदीदा प्रकाश स्रोत बनते जा रहे हैं एलईडीज। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ जानने के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।